हेलो सभी को नमस्कार। वियोग श्रृंगार का एक नया उदाहरण मेरे हाथ लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से साझा कर दूं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हम लोग संयोग श्रृंगार के, वियोग श्रृंगार के पढ़ते सुनते हैं, याद भी हैं और उनको यूज में भी लाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं कि इनमें कौन सा अलंकार है, उस पर भी बहुत पंक्तियाँ मिलती देखने को। लेकिन आज मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें मुझे ये पंक्तियाँ दिखी और इसको जब मैंने गाया तो मुझे लगा आप लोगों तक भी शेयर करना चाहिए मुझे, क्योंकि गाने की जो एक शैली होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए और साथ में एक नया उदाहरण भी आपको मिल जाएगा वियोग श्रृंगार का। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि वियोग श्रृंगार के लिए जो मुख्य रूप से परिभाषा अगर आप सोचें कि क्या होती है, तो जो शाब्दिक परिभाषा जो कि आपने हाई स्कूल इंटर के उसमें रटी होगी, वो तो पता ही है कि हाँ, किसी के मन में स्थायी भाव के रूप में रति हो और वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उसकी निष्पत्ति हो, तो वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार होगा। और वियोग श्रृंगार में खासकर नायक नायिका के वियोग का कोई पक्ष दिखता हो या उनका समागम नहीं हो पा रहा हो, तो इस प्रकार से उसको वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार कहते हैं। अब हम अगर बात करें रति स्थायी भाव, तो देखिए आप जानते ही हैं श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो रति है। इसके दो पक्ष, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को सप्रलंब श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जैसे कि आलंबन क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा, अनुभाव क्या है, उसमें वृत्ति क्या है, रीति क्या है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और उसके आधार पर संचारी भावों को वहाँ पर रखा जाता है। वैसे तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और ज़्यादातर देखा जाए तो 33 का ही प्रयोग मिलता है। संचारी भावों में अगर विप्रलंब श्रृंगार की बात करें तो इसमें मरण होता है, आलस्य होता है, श्रम है, चिंता है, विषाद है, स्वप्न है, उन्माद भी है, चपलता है, मोह भी होता है और दीनता भी होती है, शंका भी है और अपस्मार भी होता है। तो इस प्रकार से इतने सारे संचारी भाव इसमें उमड़ते हैं। और ये जो उद्दीपन, और ख़ासकर मैं इसकी बात करूँ, इस उदाहरण की बात करूँ, तो पहले तो मैं इसे आपको गा के बताती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा शायद, जैसे मुझे अच्छा लगा गा के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप तक पहुँचाऊँ। कि पंक्ति है कि बैठी है सखिन संग पिय को गमन, सुनो सुख के समूह में वियोग आग भर की। बैठी है सखिन संग पिय को गमन, सुनो सुख के समूह में वियोग आग भर की। गंग का है त्रिविध सुगंध ले बहो समीर, लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की। प्यारी को परसी पौन गयो मान सर पैसु, लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की। प्यारी को परसी पौन गयो मान सर पैसु, लागत ही और गति भई मान सर की। जल चरे जरे और सेवाए जरी छार भाई, जल जरी गयो पंख सूख्यो भूमि दर की। बैठी है सखिन संग पिय को गमन, सुनो सुख के समूह में वियोग आग भर की। काफ़ी मतलब इतना बढ़िया जब मैंने इसको इस पंक्ति में पिरोया, इस लय में, तो मुझे वो जो लव कुश का एक गीत नहीं रामायण में दिखाया जाता है, लव कुश का क्या कहते हैं उसको, जब राम दरबार में वापस जाते हैं और फिर सीता माता की कथा वहाँ पे सुनाते हैं कि हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये वाली जो लाइन है, इसके बाद जो इसका अंतरा होता है बीच का, मुझे लगा मैं वैसे ही गा रही हूँ। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और इसमें देखिए जो ये है, इसमें आलंबन जो है इन पंक्तियों में वो प्रेम है, यानी कि प्रेम और अपस्मार आदि जो है आलंबन इसमें है। एक जो नायिका है इसकी, वो नायक के प्रति उसका जो प्रेम है वो आलंबन है, क्योंकि वो प्रेम बढ़ रहा है और उससे दूरी जो है, उसका बिछड़ना जो है वो वियोग हो रहा है। उद्दीपन में देखा जाए तो सखियों के संग बैठी है पिया को गमन सुनो। सखियों के संग बैठ करके जब पिया के गमन को सुनती है कि पिया जा रहे हैं, तो उसको बहुत सारा वियोग अंदर से, मतलब विरह आगने लग जाती है, वियोग की आग उसके अंदर भर जाती है नायिका के अंदर। और सुख के समूह में, यानी कि सखियों के संग जब वो बैठी थी तो वो सुख के समूह में बैठी थी, लेकिन जैसे वो सुनती है कि पिय को गमन, यानी पिया जा रहे हैं, तो उसे जो है उसके अंदर जो भाव जगता है वो वियोग का जगता है, विरह का जगता है। और इस प्रकार से वो
जो है भाव उसके अंदर जो प्रेम का बहुत ज़्यादा उमड़ता है, लेकिन वो प्रेम किस प्रकार का, जिसमें उसका समागम नहीं हो पाएगा, उसका मिलन नहीं हो पाएगा, बल्कि उसके प्रिय से उसे दूर जाना पड़ेगा। यानी प्रिय उसके दूर जा रहे हैं तो वो उससे दूर हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, गंग कहे त्रिविध सुगंध ले बहो समीर। कवि गंग की ये पंक्तियाँ हैं, रीतिकालीन पंक्तियाँ हैं कि कहे त्रिविध सुगंध ले बहो समीर, कि तीनों मतलब हर प्रकार से जो समीर यानी कि जो हवा बह रही है वो सुगंध को भर करके बह रही है। लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की, और जिस प्रकार से नायिका के तन को छू रही है, शरीर को जब वो हवा छू रही है, सुगंधित हवा, तो उसका जो ज्वर है यानी प्रेम रूपी ज्वर, जिस एक तरह से वियोग रूपी ज्वर कहेंगे यहाँ पर, उसकी जो व्यथा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्यारी को परसी पौन गयो मान सर पैसु, लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की। और इस प्रकार से प्यारी को परसी पौन गयो मान सर पैसु, ये प्यारी को छू करके, जो नायिका है उसको छू करके जब पवन मानसरोवर पर जाती है, यानी कि मानसरोवर पर पहुंचती है, तो लागत ही ताके धन भई व्यथा ज्वर की, जैसे लगता है कि उसका जो स्पर्श किया उस नायिका का, उस व्यथा को यहाँ पर वो पवन भी महसूस कर रही है, उस ज्वर को महसूस कर रही है। प्यारी को परसि पौन गयो मान सर पैसु, लागत ही और गति भई मानसर की, जैसे लगता है मानसरोवर की भी गति बदल गई। इस प्रकार से यहाँ पर वियोग दर्शाया गया, इस प्रकार से यहाँ पर विरह का वर्णन किया गया। अनुभाव इसमें नायक और नायिका दोनों ही हैं। और गुण की बात करें तो जहाँ पर भी श्रृंगार होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, और कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कि माधुर्य के साथ साथ प्रसाद गुण भी होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें रीति की, तो रीति इसमें वैदर्भी है और पांचाली, ये दोनों ही रीतियों का यहाँ पर समागम देखने को मिल रहा है। जलचर जरे और सेवार जरि छार भरी, जल जरी गयो पंख सूख्यो भूमि की, यानी कि जब वो पवन जो कि नायिका के शरीर को स्पर्श करके आती है, तो उसकी जो विरहाग्नि है, उस विरहाग्नि से जब वो मानसरोवर में जाती है पवन, तो मानसरोवर के जो जलचर हैं, यानी जो उस मानसरोवर के जो जल जीव हैं जो उसमें निवास करते हैं, वो सब जले जा रहे हैं, बिल्कुल उसकी व्यथा से जले जा रहे हैं, उसकी विरहाग्नि से जले जा रहे हैं। जल जरी गयो पंख सूख्यो भूमि दर की, पंख यानी कि कौन, कीचड़, यानी कि जितना भी एक तरह से कीचड़ होता है ना, पंख, और पंकज यानी कि उसके जन्मा हुआ कमल या पुष्प कोई भी। तो यहाँ पर जो कीचड़ है, कीचड़ होते हुए भी जैसे लगता है जो पानी था वो पूरा जल करके बिल्कुल सूख करके बिल्कुल कीचड़ बन गया हो, और इतना सूख गया वो कीचड़ भी सूख गया कि भूमि दर की, यानी जो भूमि थी वो भी चिटक गई, उसमें भी दरार पड़ गई। इतनी ज़्यादा उसकी विरह व्यथा थी कि पवन ने उसका स्पर्श करके, जब वो पवन वही हवा जब मानसरोवर में जाती है, मानसरोवर को छूती, तो मानसरोवर का सारा जल सूख जाता है और वहाँ की ज़मीन जो है उसमें दरार आ जाती। क्या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है और वियोग श्रृंगार का अप्रतिम उदाहरण मुझे मिला, तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। फिलहाल तो मेरा टॉपिक अभी काव्य शास्त्र का चल रहा था, लेकिन फिर क्योंकि कोई नई चीज़ हाथ लगती है तो आप जानते ही हैं मैं तुरंत उसको आप तक साझा करती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और पढ़ने की शैली भी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।